नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि यूजीसी नेट यूनिट 1 के ऊपर आधारित है, जिसका शीर्षक है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो इन्हीं पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में यानी पेपर में जरूर दिखाई देंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ हमें बताना है। इसके पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर्य भाषाओं को क्रमशः प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में बांटा गया है। तो हमें आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया। ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, हॉर्नले, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। तो जितने भी नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी भाषा वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। आपने इनकी कोई न कोई भाषा विज्ञान संबंधित किताबों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा, हॉर्नले ने आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि ब्राचर पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, लहंदा, गुजराती। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ब्राचर पैसाची के नाम अंतर्गत नहीं आती है। तो आपके दिमाग में इसका सही जवाब आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजराती। जो यहाँ पर भाषा दी गई है इसका संबंध ब्राचर पैसाची से नहीं है। बाकी ऊपर की तीनों जो यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं सभी का संबंध ब्राचर पैसाची से है। आपके दिमाग में जरूर ये आना चाहिए कि हमने तो पश्चिमी हिंदी पढ़ा है शौरसेनी अपभ्रंश से, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये ब्राचर पैसाची अपभ्रंश से रिलेटेड है। तो हमने ये आपको बताया है, भोलानाथ तिवारी का मानना है कि ब्राचर पैसाची में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी हिंदी और लहंदा इन तीनों को शामिल किया हुआ है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने। लेकिन क्योंकि प्रश्न हमेशा घुमाकर आते हैं तो उसको भी जानना जरूरी है। इस प्रश्न के माध्यम से एक तथ्य नए रूप में आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लेंगे कि पश्चिमी हिंदी जहां शौरसेनी ज्यादातर यही माना जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से सही जवाब इसका यही है कि शौरसेनी से है। लेकिन विषय विषम परिस्थिति में आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि ब्राचर पैसाची का भी संबंध पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए भोलानाथ तिवारी के आधार पर। अगला प्रश्न है कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया बिहारी, बंगाली, उड़िया, मराठी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी ऐसी उपभाषा यहाँ पर दी गई है जो नहीं आती है। आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। बाकी का आप देख रहे हैं कि बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया, इन सब का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है कि शारदा लिपि की एक उपशाखा लंडा लिपि का संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन दिया गया लहंदा, पंजाबी, सिंधी, हिंदी। तो शारदा लिपि की एक उपशाखा का संबंध एक विशेष लिपि से बताया जा रहा है, कौन सी भाषा है। तो हमने ऑप्शन पढ़ दिया है और इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला है, लहंदा नाम की जो उपभाषा है उसका संबंध उसकी एक उपशाखा लंडा लिपि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए शारदा लिपि की उपशाखा है लंडा लिपि, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है लहंदा। तो ज्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है, दोनों का प्रारंभ आप देख रहे हैं कि ल वर्ण से हो रहा है। तो इस तरीके से भी जोड़ लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन अगर ल ल जोड़ दिए तो भी आपका आंसर क्या हो गया। इसी को लोग बोलते हैं तुक्का। तो आप तुक्का भी थोड़ा सा तर्क के साथ लगाएंगे तो सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भाषा में शिरोरेखा नहीं होती है। पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। शिरोरेखा जैसे हम लिखते हैं कमल, ठीक है, तो इस तरीके से दे देते हैं, यही है शिरोरेखा।
लेकिन कौन सी ऐसी भाषा जिसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बिना शिरोरेखा का? ऑप्शन दिया गया पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, गुजराती ऐसी भाषा है जिसमें कि शिरोरेखा नहीं होती है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जो है वो कहां पर नहीं बोली जाती है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, इंदौर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, इंदौर में मारवाड़ी बोली बोली नहीं जाती है, बल्कि इंदौर में आप देखेंगे तो मालवी नाम की जो राजस्थानी में ही उपभाषा के तौर पर है, उपभाषा में मतलब बोली के तौर पर है, उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं जिलों का नाम है या फिर स्थान का नाम है, वहां पर मारवाड़ी बोली जाती है। इस प्रश्न में आपको एक अलंकार भी खोजकर हमें बताना है कि इसमें इस प्रश्न में एक अलंकार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 2 बार शब्द आया है बोली बोली, कौन सा अलंकार है? अगर आप इसको होमवर्क के रूप में लें तो अच्छा रहेगा, आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। सही जवाब आप जान गए कि इसका क्या होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मालवी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, अलवर। तो मालवी का प्रचलन किन जिलों में या किन स्थानों में नहीं है, ये हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अलवर जो जगह है या फिर जिला है, वहां पर मालवी नहीं बोली जाती है, बल्कि मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेवात एक जिला भी आप देखेंगे हरियाणा में, ये दोनों जिले पड़ते हैं, ठीक है। मेवात से मेवाती बन गया है और वहीं पर अलवर भी है। बाकी आप देख रहे हैं मालवी जो बोली है उज्जैन में बोली जाती है, भोपाल में भी बोली जाती है, होशंगाबाद में भी बोली जाती है, ठीक है। होशंगाबाद अगर आप जीएस इत्यादि पढ़े होंगे तो एक खास चीज के लिए जाना जाता है, यहाँ पर नोट्स की शायद छपाई होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र विस्तार नहीं है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो ब्रज भाषा आप देखेंगे कि उन तमाम बोलियों में ब्रज एक ऐसी बोली है जिसके अंत में भाषा शब्द लगा है, यानी कि इसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में रहा है, इसीलिए इसको भाषा बोल दिया गया है। आपने पढ़ा होगा भाषा, विभाषा, बोली, मानक भाषा, ठीक है। तो उसी में हमें बताना है कि ब्रज भाषा का विस्तार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका जो सही जवाब है कि बिहार में ब्रज भाषा का प्रचलन नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो जो ब्रज का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, मथुरा हो गया, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर ब्रज भाषा पूरा प्रयुक्त की जाती है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। राजस्थानी में अगर मीरा का भी थोड़ा सा नाम आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इन्होंने भी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से ब्रज भाषा का क्षेत्र विस्तार बिहार में नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुमायूनी नहीं बोली जाती है, कहां पर कुमायूनी का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिया गया नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल। तो कुमायूनी आप जानते हैं कि हिंदी की उपभाषा में पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा है उसकी एक बोली के तौर पर है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन चौथा है, गढ़वाल जो है कुमायूनी के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सभी का संबंध कुमायूनी बोली से है। नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में कुमायूनी बोली जाती है। गढ़वाली जो है, गढ़वाल जो है इसमें गढ़वाली बोली जाती है। और आप देखेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली इन्हीं दोनों बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बाराबंकी, बरेली, बदायूं, बांदा। और हमने चकमा देने के लिए सबकी शुरुआत बी से की हुई है ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी कंफ्यूजन सा हो। और इसकी भी शुरुआत ब्रज की भी बी से हो रही है, तो एक तरीके से इसको बी पॉजिटिव में आपको लेकर चलना है। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है हमें बताना है, और बताना है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ दिया है बाराबंकी, बरेली, बदायूं, बांदा। तो सही कूट क्या है? ऑप्शन दिया गया एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो बाराबंकी है इसमें ब्रज नहीं बोली जाती है और बदायूं जी इसमें नहीं बोली जाती है। तो इसका जो यहाँ पर सही कूट है वो क्या हो गया कि एक और चार, ये दोनों जो एरिया यहाँ पर एक और चार विशुद्ध तौर से अलग अलग बोलियों का है। जैसे बाराबंकी में अवधी और देख रहे हैं बांदा में बुंदेली, ठीक है।
बल्कि इसको बोले बघेली, बांदा में बघेली बोली जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर है क्षेत्र नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें हमें सही कूट बताना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में कई बार बताने में गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बरेली और बदायूं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रज बोली जाती है। बाकी आप देख रहे हैं कि बाराबंकी और बादा में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही जवाब इस तरीके से हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की ओकार बहुला बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? वो सभी इन विकल्पों में दी गई हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है ओकार बहुला, जिसमें अंत में ओ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है इसमें देखेंगे कि आप आकार बहुला है, जिसमें कि अंत में आ का प्रयोग किया जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी ऐसी बोली है जो कि ओकार बहुला नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। खड़ी बोली जो है वो क्या है? आकार बहुला है। इसके अंत में हमेशा आ शब्द आता है, इसीलिए कई बार इसको हम खड़ी पाई वाली बोली भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब यही हो गया। और ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब कैसी भाषा है? ओकार बहुला है। तो देखने में प्रश्न बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न कठिन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला बोली नहीं है। ऑप्शन दिया गया कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला जो बोली की मैं बात कर रहा था, उसमें से बताना कि कौन सी ऐसी बोली है जो कि शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। कन्नौजी को हमने ऊपर ये बताया है कि ये ओकार बहुला बोली है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब तो ये हो गया। ठीक, और बाकी नीचे आप ध्यान में रखिए कि खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी, इन तीनों का संबंध किससे है? आकार बहुला बोली से है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर, हम पढ़ते हैं कि उपभाषाएं कुल 5 हैं और बोलियों की संख्या कई किताबों में हम देखते हैं कि 17 दी गई हैं, 18 दी गई हैं। ठीक है, तो मूल रूप से ये माना जाता है कि बोलियों की संख्या 18 है। उसमें से आप देख रहे हैं दक्कनी हिंदी को कई बार माइनस कर दिया जाता है, इसलिए 17 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दक्कनी हिंदी का संबंध पश्चिमी हिंदी से, भले ये भारत में साउथ में बोली जाती हो, इधर बोली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो उत्स है, जो उत्पत्ति स्थल है, ये दिल्ली के आसपास से है। और दिल्ली में जैसे कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं से इस बोली को लिया गया। तो इसलिए दक्कनी हिंदी का संबंध भी किससे है? पश्चिमी हिंदी से। इस तथ्य को जरूर अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अगला प्रश्न है, अवधि का क्षेत्र नहीं है। वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर। तो अवधि का क्षेत्र नहीं है, हमें बताना है। आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इसके अंतर्गत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, वाराणसी का संबंध अवधि से नहीं है। बाकी का आप देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर। हालांकि मिर्जापुर वाराणसी के बगल में ही है, लेकिन वाराणसी में आकर बोली का थोड़ा सा संक्रमण काल यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, संक्रमण अवस्था शुरू हो जाती है। वैसे तो बोला जाता है कि यहाँ की एक खास बोली है जिसका नाम है काशिका, लेकिन इसको भोजपुरी बेल्ट के अंतर्गत ज्यादा ही रखा जाता है। हालांकि मिक्स है, ठीक है, लेकिन विशुद्ध तरीके से जैसे लखनऊ है, फैजाबाद है या फिर मिर्जापुर में अवधि का प्रयोग किया जाता है, उस तरीके से वाराणसी में नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, छपरा। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि भोजपुरी के अंतर्गत नहीं आता है, हमें बताना है। तो आप अपना दिमाग जरूर दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार क्या है इसमें। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, जौनपुर का जो क्षेत्र है ये भी अवधि के अंतर्गत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बनारस के आसपास में इधर हो गया आपका मिर्जापुर, ठीक, और इधर हो गया जौनपुर, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर हो गया गाजीपुर। ठीक, बीच में अगर बनारस है तो इसकी भाषा इन तीनों जिलों से कुछ कुछ मिक्स करके है। जहां पर मिर्जापुर में मैंने बताया कि अवधि का प्रयोग किया जाता है, वहीं जौनपुर में भी अवधि है, लेकिन गाजीपुर में आप देख रहे हैं कि विशुद्ध तरीके से भोजपुरी का प्रयोग किया जाता है। और संयोग से जहां से हम जुड़े हुए हैं वो यही जिला है, यानी भोजपुरी का क्षेत्र है। ये तीनों देख रहे हैं आप, गाजीपुर, आजमगढ़, छपरा। ठीक,
तो ये हो गया जौनपुर का क्षेत्र किससे है, अवधि से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। तो ये बहुत ही माइनर ऑप्शंस हैं, मतलब कि बहुत ही कम अंतर से कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन उसी चीज को यहाँ पर दूर करना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी। तो लोक प्रचलन, यहाँ पर एक शब्द विशेष दिया गया है कि लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। यानी हिंदी में आप देखेंगे कि 18 बोलियों से मिश्रित ये भाषा है और 5 उपभाषाएं, लेकिन उन 18 में सबसे बड़ी बोली के तौर पर कौन सी है। ऑप्शन दिया गया खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि भोजपुरी जो है लोक प्रचलन की दृष्टि से, इस शब्द के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन दूसरा हो रहा है। ठीक, हालांकि वर्तमान समय में हम जो जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली की एक हिंदी की एक शैली के रूप में खड़ी बोली को माना जाता है, लेकिन लोक प्रचलन के दृष्टिकोण से ऑप्शन दूसरा क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी, पुरानी मारवाड़ी को कहा जाता है डिंगल, पिंगल, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी। तो पुरानी मारवाड़ी, इसका सही जवाब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। पहले तो आना चाहिए कि मारवाड़ी का संबंध किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो वो है राजस्थानी हिंदी। ठीक, तो उसमें पुरानी मारवाड़ी किसको कहा जाता है, सही जवाब है डिंगल को। ठीक, आपने जब भी अपभ्रंश यानी कि आदिकाल की रचनाओं को पढ़ा होगा तो डिंगल पिंगल का शब्द जरूर सुना होगा। डिंगल में जिसमें कहा जाता है कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, और पिंगल को कहा जाता है कि ब्रज मिश्रित राजस्थानी। ठीक, तो एक तरीके से ये चीज भी आपको क्लियर करके रखना है। भाषा विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, तो पुरानी मारवाड़ी को कहा जाता है डिंगल। बाकियों को आप जरूर ध्यान में रखिए, जैसे कि पिंगल ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है, अहिरवाटी अभी एक उपभाषा की का दूसरा नाम है, ढूंढाड़ी जैसे आप देखेंगे कि जयपुरी को कहा जाता है ढूंढाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से पुरानी हिंदी वाला प्रश्न आप समझ गए। आगे बात, पुरानी मारवाड़ी वाला प्रश्न समझ गए। आगे बात करते हैं, सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मीरा मारवाड़ी से, भिखारी ठाकुर भोजपुरी से, ईसुरी फाग बुंदेली से, विद्यापति बंगाली से बताया गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, सुमेलित नहीं है। विद्यापति का संबंध किससे है, आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, वो है मैथिली से। ठीक, तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे उपभाषाओं और बोलियों के आधार पर यहाँ पर प्रश्न निर्मित किए गए हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आए, आपको करना है वैसे, चाहे दाहिने से आप अपने कान को पकड़ें चाहे बाएं से पकड़ें, चीजें वही हैं। ठीक है, नए पैटर्न के नाम पर हमें अपने पुराने पैटर्न को भी ध्यान रखना है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो आप जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का उपनाम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रज भाषा के कई उपनाम हैं, लेकिन हमें बताना है यहाँ पर कौन सा नाम उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया भुक्सा, अंतर्वेदी, डांगी, बैसवाड़ी। तो ब्रज भाषा के उपनामों में कौन सा शामिल नहीं है, तो सही जवाब हो गया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बैसवाड़ी नाम का जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है, इसका संबंध किससे है, अवधि से है। ठीक है, अवधि को बैसवाड़ी या फिर कोसली भी कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा का जो उपनाम है भुक्सा है, अंतर्वेदी है और डांगी भी है। इन तीनों को ध्यान में रखिए। जब मैं डीएसएसबी का एग्जाम देने गया था तो वहां पर यह सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, तो मुझे याद है कि ये प्रश्न आया हुआ है और इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने पूरा मौलिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, और ये उस तरीके के क्वेश्चन नहीं है कि किसी नोट्स या फिर किसी गाइड से मैंने छाप लिया है, बल्कि ये खुद की अनुभूति पर आधारित है। और अनुभूति की प्रामाणिकता आपने नई कविता नई कहानी में पढ़ा होगा, और परीक्षाओं की तैयारी करते समय इस अनुभूति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर हवा हवाई ही बातें चलती रहेंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। यहाँ पर हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान में रखिए, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली कौन सी है। ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, बुंदेली भाषा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से व्यापक बोली में पहले नंबर पे है। इसके बाद आप देखते हैं कि ब्रज भाषा का नंबर आता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया।
आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेली के संदर्भ में असत्य विकल्प है। ईश्वरी के फाग, बनाफरी, आल्हा, विदेशिया। तो बुंदेली के संदर्भ में कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि गलत है, असत्य है? कहा जाता है कि ईश्वरी के फाग वो भी बुंदेली में पाए जाते हैं। बनाफरी वो भी बुंदेली में है। आल्हा, जिसको कि हम जगनिक का महाकाव्य भी कहते हैं, आल्हा उदल से संबंधित जो है परमाल रासो, इसका भी संबंध बुंदेली से है। विदेशिया जो कि भोजपुरी इलाके का है, ठीक है, भिखारी ठाकुर से रिलेटेड है, ठीक। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, असत्य के रूप में विदेशिया हो गया। लेकिन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर आप ध्यान में रखिए कि ईश्वरी के फाग बुंदेली में है, बनाफरी का संबंध बुंदेली से और आल्हा का संबंध बुंदेली से है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि पशुओं या गायों का समूह या चारागाह किस भाषा के अर्थ से लिया जाता है? पशुओं या गायों के समूह के रूप में या चारागाह के रूप में किसको लिया जाता है? ऑप्शन दिया गया बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका जवाब आपके मन में आना शुरू हो गया होगा, आपने जरूर याद करना शुरू कर दिया होगा कि हमने पता नहीं किन किन वन लाइनर किताबों में पढ़ा था मैं कि पशुओं या गायों के समूह या चरागाह को ब्रज भाषा के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है, ब्रज का संबंध ही है। और आप कृष्ण लीला इत्यादि देखे होंगे, सुदामा और कृष्ण कैसे गायों को चराने जाते थे, पशुओं को चराने जाते थे, तो तुरंत ब्रज का चित्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का अर्थ नहीं लगाया जाता है। आप देखेंगे भाषा विज्ञान पढ़ते हुए खड़ी बोली के अलग अलग अर्थों की चर्चा विद्वानों ने की है। तो खड़ी बोली का अर्थ क्या इसमें नहीं है? ऑप्शन दिए गए सीधी, कर्कश, गंवारू, बांगरू। तो सही जवाब हो गया इसमें ऑप्शन चौथा, बांगरू का संबंध किससे है? हरियाणवी को कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम बांगरू है। लेकिन आप देखेंगे खड़ी बोली में सीधी, कर्कश, गंवारू, इन तीनों शब्दों का अर्थ लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्कनी हिंदी के अन्य नामों में नहीं है। दक्कनी हिंदी के भी कई नाम हैं। दक्कनी हिंदी वही जिसका संबंध पश्चिमी हिंदी से है, ठीक है। तो इसका नाम है दहलवी, हिंदवी, गुजरी, दक्षिणी, यहां पर दिया गया है। कौन सा नाम नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, दक्षिणी इसमें नाम नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि दहलवी है, हिंदवी है, गुजरी, इन सभी का नाम दक्कनी हिंदी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस बंगाली कवि ने ब्रज भाषा के लिए ब्रज बुली शब्द का प्रयोग किया था? यानी कि ब्रज भाषा को न सिर्फ अंतर्वेदी, भूक्सा और इत्यादि कहा जाता है, बल्कि इतना इसका प्रभाव था कि बंगाल के लोग भी इसको ब्रज बुली नाम पुकारना शुरू कर दिए थे। तो किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र गुप्त, प्रेमचंद मित्र, सत्येंद्रनाथ दत्त। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, ईश्वर चंद्र गुप्त नाम के जो कवि थे, बांग्ला कवि, उन्होंने ब्रज भाषा के लिए ब्रज बुली शब्द का प्रयोग किया था। तो मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रज बुली का प्रयोग किस भाषा के लिए, तो भी आप बता देंगे, और किसने किया है तो भी आप बता देंगे, और कहाँ के रहने वाले हैं तो भी आप बता देंगे। देखने में प्रश्न लग रहा है कि एक है, लेकिन इसमें कई प्रश्न छिपे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने आपके पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के नमूनों को देखा, जिसके माध्यम से आपका रिवीजन हुआ होगा और अच्छा लगा होगा ऐसे प्रश्नों को देखकर। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको अनुराज हिंदी एकेडमी की बार बार याद आएगी। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए प्रैक्टिस सेट के साथ और सब्जेक्टिव तौर पर। तब तक के लिए नमस्कार।